अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब है ना अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा 6.1। चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट एक होता है केमिस्ट्री का, ये आप लोगों ने आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं बताती हूँ। बेसिकली बहुत सारे बिल्कुल उन्होंने उसमें मिलेनियल्स ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस किया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एक एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ना, बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है। फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए है या आपका H2 है, H2O है, जो वाटर का होता है सिंबल। तो शायद केमिस्ट्री में रबा पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ से ही बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो वो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के कर रहे हैं, तो ये बनती है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स तो पढ़ रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास इसमें यूज होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स का क्या ताल्लुक है, और किस तरह से ये इंसानों के अंदर, जो इंसान नहीं सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं, वो सब चीज़ें इस फील्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये दायरे के नाम जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये फील्ड इंटीग्रेशन है वो दोनों बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। इंटीग्रेशन मतलब दोनों का मिलने का मिक्सचर है कि बायोलॉजी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे और केमिस्ट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे। तो अब इसमें हम जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों वर्ड्स लाइक इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है, तो अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ से पढ़ते हैं कि sometimes biochemistry and molecular biology are taken as same, but molecular biology is the specialized branch of biochemistry that is mainly concerned with interaction of biomolecules within the cells and biochemical processes like DNA replication, transcription and translation. अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि नाम सुनकर बहुत एकदम से बड़ा बड़ा लग रहा होगा और लगेगा कि पता नहीं क्या मुश्किल चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आराम से बिल्कुल ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल मिलेगा इंशाल्लाह, इजी टॉप। अब बेसिकली जब ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, तो वो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है कि मतलब यूजुअली हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ होता है। केमिस्ट्री में केमिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री में प्रॉपर्ली लाइक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन वो अलग चीज़ है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, की मॉलिक्यूल्स की
स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अभी मॉलिक्यूल्स जो है नाउ अब इसमें हम ये बात करेंगे कि जिस तरह से ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपको पता है, हम जब खाना खाते हैं स्टार्च होता है उस खाने के अंदर, तो स्टार्च जब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी आ जाता है, तो वो ग्लूकोज होता है। फिर प्रोटीन्स जैसे होते हैं, प्रोटीन्स आपकी चिकन और एग्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, वो प्रोटीन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने होता है अमाइनो एसिड के नाम है। सही है, तो अभी मैं नाम बता रही हूँ, आगे जाकर हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ये बातें शायद मुझसे नहीं हो, शायद पता हो। तो ये अमाइनो एसिड बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है। फिर फैट्स के अंदर फैट्स या लिपिड्स हैं, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इनमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए हमने पढ़ा ना, ये सेल साइकिल पढ़े तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस था एस फेज, कि सेल साइकिल का जो एस फेज होगा है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। अब ये डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, ये काम हम पढ़ेंगे अब इसमें। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तभी हम बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी डीएनए और आरएनए के ताल्लुक का इंटरनल का उसका ये प्रोसेस होता है। तो हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री पर। तो इम्पोर्टेंस क्या है? स्टडी ऑफ बायो केमिस्ट्री जो है, इट इज ग्रेटली हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। cells, tissues and organs are specific biochemical organization. Basically ये कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस पढ़ना, केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये इसलिए जरूरी है कि आप सेल बायोलॉजी को समझ सकें और सेल की एनाटॉमी समझ सकें। अभी हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था सेल के चैप्टर में, और हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि सेल्स जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं, जो कि ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम भी सभी दो सर्कुलेट डलता है, न्यूक्लियस का। इन सबको पढ़ने के लिए, जो कि ऐसे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इन सबके स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर उनकी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन समझना जरूरी है। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इस चीज को ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी तरह से अरेंज करके रखना। तो अब जैसे कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। सही है, जैसे राइबोसोम भी है, वो सब यूनिट्स हैं, दो उसमें आरएनए आता है और सारी चीजें आती हैं, तो वो सब यूनिट्स जो हैं ये के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस मॉलिक्यूल से बना है, वो सब चीजें समझना, उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पढ़ना, उनकी प्रॉपर पढ़ना कि हर सेल, हर टिश्यू, ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, ये सब चीजें इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप बायोकेमिस्ट्री समझ सकें। ठीक है, मैं इसलिए इन सब चीजों को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। Similarly, knowledge of biochemistry is essential to study the physiology of organisms because life processes such as photosynthesis, respiration, digestion, inheritance are explained in biochemical terms. ठीक है, यानी कि ये सब जो प्रोसेस हैं, हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया, थोड़ा सा हमने लीफ टाइम मैंने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में आप लेते हैं लाइक यू टेक इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उन्हें प्लांट्स दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसके थ्रू बनाते हैं अपना फूड, जो कि होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सही है, तो ये दो चीजें मिलकर बन गई। अब ये फोटोसिंथेसिस में बनी, अब ये है तो मतलब कहेगा अच्छा ये चीज नहीं, ये बन गई, ये कोई यहाँ पर कुछ खाना और थोड़ी खा रहा, तुमने ये डाला, ये इंग्रेडिएंट्स डाल के बन गए। फोटोसिंथेसिस में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, इनमें केमिकल्स लाइक केमिकल्स हम किसके कहते हैं? भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो केमिकल प्रोसेस हैं, लेकिन इसमें कोई केमिकल्स नहीं हो रहे,
इसमें अब मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात हो रही है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर इज मेड वाटर का अगर मैं आपको केमिकल फॉर्मूला पूछूं तो वो H2O होता है। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल है। तब इनको मिलकर C6H12O6 और का ऑक्सीजन बनना, ये कैसे बनी? ये फोटोसिंथेसिस में पता चलेगा। फिर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। डाइजेशन में खाना जो हमने खाया वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ। ये सब चीजें, इन सबको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में पढ़ना ये इसलिए जरूरी है कि आप मतलब वो समझ सके। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से सब समझ में आ रहा है। फिर हम आते हैं बायो एलिमेंट्स पर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर है, और मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी चीज से मिलकर बने हैं। और शायद आपने केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो आपको पता होगी कि कोई भी जो एटम होता है, या जो एटम्स भी अलग अलग तरह के जो हैं, वो कोई एलिमेंट्स हैं, सही है, एलिमेंट्स की एटम्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आ रहा है। अगर आपके पास सामने कोई केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, सामने अगर है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन होता है, फिर उसमें ऑक्सीजन है, देयर कार्बन, बोरॉन, अलग अलग तरह के, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, अलग अलग तरह की एलिमेंट्स है। सही है, पूरा पीरियोडिक टेबल भरा हुआ है इस तरह के सारे एलिमेंट्स से। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये मिलकर मतलब इनको ये बायो, यही हम कहेंगे कि अगर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, या अगर आपकी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज हो रहे हैं, तो बायो एलिमेंट्स बन जाते हैं। सही है, जैसे बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पता है क्या होता है? जैसे हमने ये बात डिस्कस की थी सेल के चैप्टर में, कि सेल में कुछ चीजें कांस्टेंट होती हैं जो कि सब सेल्स में होती है, ठीक है, जो सबके लिए इक्वल हैं, सारे सेल्स में पाई जाएंगी। अब सेल, सारी सेल्स में कौन सी चीजें पाई जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सही है, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी चीजें आती जाती रहती है और डिपेंड करता है कौन सा सेल है, क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट तरीन चीज है, जो बिल्कुल सेल का बेसिक है ना, वो प्रोटोप्लाज्म है। क्या अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो सेल जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। यानी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल का कंट्रोल नहीं बनेगा, सेल खत्म हो जाएगा, वहां से मर जाएगा। सेल में साइटोप्लाज्म ही नहीं है, साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग मटीरियल, जिसके ऊपर सारी चीजें जिंदा होती हैं, उसके ऊपर सेल फ्लोट कर होती हैं। साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, ताकि सब चीजें आराम से कंट्रोल में रही और वो उनके अंदर इन एंड आउट चलता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रक्स है। यानी सेल जो है वो लाइफ का वो है कि लाइफ बनाने वाले हैं, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। तो सेल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म भी कुछ कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जिनको हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स। क्यों बायो एलिमेंट्स कहेंगे? क्योंकि ये एलिमेंट्स लाइफ के लिए जरूरी है। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं वो चीजें बायोलॉजिकली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बायो एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये बायो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। अब बेसिकली जो अर्थ है, जिसमें आप रह रहे हैं दुनिया में, यहाँ बहुत सारे लाइक आपको एलिमेंट्स आसपास मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सॉरी, कार्बन है, हीलियम, सही, बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो गैसेस या बहुत अलग चीजें, नाइट्रोजन हो गई, इवन सोडियम एंड ऑल, ये सब तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सही है, यानी कि ये अर्थ की नेचुरली अकरिंग है। तो इनमें से जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है ना, ये टोटल 92 है। तो 92 टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और उनमें से 16 जो है, 16 एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स है। तो ये 16 बायो एलिमेंट्स है, बाकी सारे जो है वो अलग अलग चीजों के लिए तो ना, और बाकी अलग चीजों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ये सब बायो एलिमेंट्स तो नहीं आते। सोडियम इज नॉट अ बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये वाले मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। बाकी भी हम पढ़े तो मैग्नीशियम, आयरन वगैरह ये सारे भी हैं, लेकिन वो माइनर एलिमेंट्स हैं जो कि 95% बनाते हैं। अब ये बारे में आएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आपने शायद आगे पढ़ा होगा, और बिल्कुल आगे का नाम आता है यरीशियम और समथिंग, बिल्कुल जो एंड वाले नाम है, समथिंग उसमें इंडियम भी कुछ इस तरह का है। वो वाले क्या है जो कि बाद में मजीद एक्सपेरिमेंटेशन से बने। ठीक है, ये पता है ना कि पीरियोडिक टेबल पहले इतना ज्यादा उसमें चीजें नहीं थी। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, और ऐड होते मेरा तो शायद काफी टाइम से यही है, इतनी एज पे है। लेकिन वो ऐड किस तरह हो रहे हैं? ऐसे थोड़ी कि कोई नया एलिमेंट एकदम से हवा में आ गया, फिर उसको करके सुलग गया।
ये ऐसा होता है कि मज़े एक्सपेरिमेंटेशन की रहे कि ये वाली चीज़ को इसमें मैंने आपको जो भी साइंटिस्ट करते हैं उसके बाद उनका नया एलिमेंट बनाना, नई चीज़ बनी। तो टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे अर्थ पे वो 92 थे, उनमें से 16 यानी 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और इनकी बेसिस पर जो कितना ज़्यादा और ज़्यादा मौजूद हैं, यही हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मौजूद है एक इंसान को, ये ज़्यादा अकरिंग चीज़ है, मतलब ये कॉमन है ज़्यादा और ये उसका मेजर फीचर। तो वैसे ही जो मेजर फीचर और माइनर फीचर है और एलिमेंट्स में पढ़ेंगी कि जो ज़्यादा अकरिंग है, ज़्यादा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन है ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये वाले जो है ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। और बाकी ऐसे हैं कुछ जैसे कॉपर हो गया, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, जो कि कम पाए जाते हैं मगर होते हैं फिर, लाइक दे आर बायो एलिमेंट्स, मगर ये इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उतनी क्वांटिटीज में नहीं होते जितने बाकी हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मेजर बायो एलिमेंट्स का फर्क, तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं इसी बेसिस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी जगह ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आप जा रहे हो या मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स मेंबरशिप वगैरह साइंस होती है, तो उसमें आप जहाँ ज़्यादा जो स्पोर्ट ज़्यादा खेल रहे होते हैं, जो जिसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो आपका मेजर स्पोर्ट बन जाता है कि ये इसमें आप ज़्यादा एक्टिव है, ये दिस इज़ योर मेल, ये आपकी स्पेशलिटी है। और बाकी सारे हुए हैं क्या एज अ पार्ट ऑफ मेंबरशिप कर ही रहे थोड़ी बहुत। तो वैसे ही यहाँ पर मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स की बात है कि कुछ 16 जो है अपना 16 टोटल बायो एलिमेंट्स है, उनमें से थोड़े से 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 99% बना रहे हैं। तो ये मेजर बायो एलिमेंट्स आर ओनली 6, और वो 6 कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 6 पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाकर हर रहे ही एलिमेंट्स आएंगे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर माइनर बारे में आते हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, कॉपर, मैंगनीज वगैरह। तो ये सारे माइनर एलिमेंट्स हैं। तो 99% 6 most common bioelements constitute 99% of protoplasm, so called major bioelements. Remaining 10 bioelements can constitute only 1% of the biomolecules, so are called minor bioelements. यानी कि बाकी जो 10 हैं वो ये बात नहीं कर रही कि वो minor bioelements ना गए। The proportions of these bioelements are given in the figure. इस वाले ही फिगर में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मतलब ये मोर देन 60 यानी 60% ज़्यादा, ऑलमोस्ट 65-66% जो है ये ऑक्सीजन इतना पाया जाता है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जाहिर है आपको पता है ऑक्सीजन क्यों है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी की फॉर्म में दिया है, लेबोरेटरी भी होता है, ऑक्सीजन हम भी एंड वो भी एयर होते हैं, तो हर जगह ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर कार्बन आता है, कार्बन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्बन अगर ग्लूकोज बनाता है वो सबसे ज़्यादा खाने और सारी चीज़ों में ज़्यादा होता है। देन हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह से कम होती जाती है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।